हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पार्ट को जो है मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जो है देख सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट में जो है हम रिफ्रैक्शन से जो है हम स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। चलिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जब कोई लाइट जो है ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो लाइट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये जो है एक एयर है और ये जो है ग्लास, जो कि डेंसर मीडियम में है ना। तो जब भी कोई लाइट रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो आप देख सकते हो कि इसको जो है जाना तो इस तरफ चाहिए था, बट ये क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ जो है बेंट हो गया, मतलब नॉर्मल की तरफ झुक गया, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर जो है लाइट की डायरेक्शन में जो है चेंजिंग आई है। लाइट को जाना ऐसे चाहिए था बट ये ऐसे ना जाकर जो है ऐसे आ गया, जिसके कारण जो है यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है। रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि जब भी कोई लाइट जो है किसी सरफेस से टकराता था तो वो बाउंस बैक कर जाता था, जिसे हम कहते थे रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। जब कोई लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है तो ये लाइट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब समझ में आया होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम। आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर जो एयर मीडियम है ये डेंसर मीडियम है एंड रिफ्रैक्शन जो है वो कहाँ पर हो रहा है, इनके कॉमन पार्ट पे, मीन्स कॉमन बाउंड्री पर हो रहा है। मीन्स ये ग्लास का जो है, मैंने इसे जो है डेंसर मीडियम ग्लास अज्यूम कर लिया, तो इसका जो ये डेंसर मीडियम का जो ये सरफेस है एंड रेयर मीडियम का जो सरफेस है, उसका जो कॉमन सरफेस हुआ वहीं पर जो है रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, मीन्स दो मीडियम के बाउंड्री पर ही जो है रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मीन्स देखिए, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ मैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे। इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज यूजुअली नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। बट जब हम लाइट रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे वहां पर इंसिडेंट एंगल जो था वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर आता था। बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में जो है इंसिडेंट एंगल जो है रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर नहीं होता। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दो मीडियम में स्पीड की लाइट जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, है ना, डिफरेंस में मतलब दो मीडियम में लाइट का स्पीड का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसमें जो है बेंडिंग उतना ज्यादा होगा। मीन्स लाइट जो है उतना ज्यादा जो है बेंड होगा। ठीक है, तो ये था रिफ्रैक्शन पार्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेयर मीडियम। अब हम इतनी देर से मीडियम मीडियम बोल रहे हैं, ये मीडियम होता क्या है? रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम होता क्या है? रेयर मीडियम वैसे मीडियम जिसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है, उसे हम रेयर मीडियम कहते हैं, है ना। एंड डेंसर मीडियम क्या होता है? ऐसे मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है लेस होती है। मीन्स ऐसे मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड जो होती है वो कम होती है, उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। एंड ऐसे मीडियम जिसमें लाइट की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं रेयर मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल, ये एयर एयर मीडियम है एंड ये डेंसर मीडियम। एंड डेंसर मीडियम को एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कि ग्लास है ना। तो ग्लास में जो स्पीड होती है लाइट की वो कम होती है एज कम्पेयर टू
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मीन्स एयर में जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एंड ग्लास में जो स्पीड होती है वो कम होती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि ग्लास जो होती है वो डेंसर मीडियम होता है एंड डेंसर मीडियम में जो है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम होती है एंड रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? रेयर मीडियम। ठीक है, तो आई होप रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम का मतलब समझ में आया होगा। अब देखिए, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब कोई लाइट रे, मान लीजिए कि ये लाइट रेज रेयर मीडियम है, ये मैं इसे एयर एज्यूम कर रहा हूँ, तो जब कोई लाइट रे एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मीन्स ग्लास में एंटर करता है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं ना, इस एक्चुअली जो है इंसिडेंट रे को जाना तो इस तरफ चाहिए था, है ना, बट ये इस तरफ ना जाकर जो है ये थोड़ा सा जो है बेंट हो गया, मीन्स नॉर्मल की तरफ जो है झुक गया, जिससे हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, मतलब लाइट जो है बेंट हो गया, है ना। और ये नॉर्मल की तरफ कब बेंट होगा? जब कोई लाइट रे जो है एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा, मीन्स रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब कोई लाइट रे ट्रैवल करेगा, तो तो हमेशा जो है रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा केस क्या है कि जब कोई लाइट रे जो है डेंसर मीडियम मीन्स ग्लास से जो है अब एयर की तरफ जब लाइट रे जाएगा, तब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। मीन्स अगर कोई लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल से अवे हो जाता है। ठीक है, और जब लाइट रे जो है रेयरर मीडियम से जो है डेंसर मीडियम में आता है, तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। ठीक है, एंड दूसरा केस क्या है कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो नॉर्मल से अवे हो जाता है, नॉर्मल से दूर हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ें मैंने लिखा है कि जब कोई लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो लाइट जो है बेंड हो जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से जो है रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है उसके बारे में आप देख सकते हो कि जब लाइट रे जो है यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो कि जैसे लाइट रे जो यहाँ मैंने पास किया, लाइट को जो है जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ये ऐसे ना जाकर जो है ये इस तरफ हो गया। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। अब यहाँ पर भी जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है ये यहाँ पर ऐसे हो गया, है ना। मीन्स ये लाइट जो है अपनी डायरेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज किया, मतलब पहले इंसिडेंट रे ऐसे था, अब रिफ्रैक्टेड रे कैसे हो गया? ऐसे, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि रिफ्रैक्शन हुआ है ना। अब देखते हैं कि ग्लास स्लैब में जो है ग्लास स्लैब में जो है लाइट का जो है रिफ्रैक्शन होता किस तरीके से। ठीक है, देखिए, अब ग्लास है तो ग्लास एक डेंसर मीडियम हो गया एंड ये बाहर जो है ये हवा है, तो हवा मीन्स रेयर मीडियम हो गया, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट जो हो गया इस मीडियम में ज़्यादा होगा एंड ग्लास में जो होगा स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ठीक है, अब देखिए, जब लाइट रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो क्या होता है? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी अभी मैंने बताया है कि जब कोई लाइट रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकता है वो, है ना। तो आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे जो है जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ये क्या हो गया? नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया। आप देख सकते हो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लाइट रे ऐसे गई और यहाँ से जो है नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। ठीक, क्यों बेंट हुई? क्योंकि लाइट रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और हमने एक चीज़ और सीख रखा है कि रिफ्रैक्शन जो है सिर्फ बाउंड्री पर ही होता है, ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्शन इधर कहीं हो जाएगा, नहीं, है ना। तो रिफ्रैक्शन हमेशा जो है बाउंड्री पर ही होता है, तो यहाँ पर एक हो गया रिफ्रैक्शन, अब एक रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखिए लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम में है अभी, अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, मीन्स लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाता है, तो लाइट रे किधर बेंट होता है? रिफ्रैक्टेड रे किधर बेंट होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है रे जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? इमरजेंट रे, है ना, क्योंकि ये लाइट रे जो है निकल रही है ग्लास ग्लास स्लैब से, इसलिए इसे हम कहते हैं इमरजेंट रे। ठीक है, अब क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके,
एक बार फिर से, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इमर्जेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक केस देखते हैं। ये केस क्या है कि अगर लाइट रे को जो है अगर नॉर्मली इस तरीके से जो है इंसिडेंट करवाया जाए ग्लास स्लैब पर, तो यहाँ पर जो है किसी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं होता, मीन्स किसी प्रकार का लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता, मीन्स सीधा सीधा जो है लाइट चली जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, व्हेन द इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली टू द surface ऑफ द ग्लास स्लैब देयर इज ए नो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। लाइट किसी भी तरीके का बेंड नहीं करता है, बेंड नहीं होता, झुकता नहीं है, नहीं तो नॉर्मल की तरफ नहीं तो नॉर्मल से दूर जाता है, मीन्स स्ट्रेट आता है एंड स्ट्रेट चला जाता है। कब, जब हम इंसिडेंट रे को जो है ग्लास स्लैब के सरफेस के नॉर्मली फॉल करवाए। ठीक है, तो ये हो गया ग्लास स्लैब के बारे में। अब इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन क्या है, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो है हमारे नेचर पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में देखिए। यहाँ पर जो है एक पेंसिल को जो है पानी से भरे हुए ग्लास में जो है ग्लास 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 है, ग्लास में जो है एक पानी भर दिया गया और उसके अंदर जो है पेंसिल को जो है डाल दिया गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है पेंसिल जो है जब हम देखते हैं तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देता है, राइट। ये देखिए, हमें जो है इस तरीके से जो है टूटा सा दिखाई दे रहा है, अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो ये हमें टूटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसको हम टॉप व्यू से देखते हैं तो ये हमें जो कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये मुड़ा हुआ हमें क्यों दिखाई दे रहा है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। हमें जो है पेंसिल या स्टिक कुछ भी अगर हम पानी के अंदर डाल देते हैं, मतलब पानी पानी वाले ग्लास में जब हम डाल देते हैं, है ना, तो क्या होता है कि हमें जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, हमें जो है पेंसिल जो है बेंट सी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों दिखाई देती है, ड्यू टू ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण ही जो है हमें ये इस तरीके से पेंसिल हमें जो है बेंट दिखाई देती है ना। देखिए लिखा भी है, स्टिक या पेंसिल हेल्ड ऑब्लिकली एंड पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर, पानी के अंदर जब हम डालते हैं तो इट अपीयर्स टू बी बेंट एट वाटर सरफेस, वाटर सरफेस पर आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, इस तरीके से जो बेंट, इस तरीके से मुड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। हमने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी कॉइन को जो है पानी के अंदर डालते हैं तो वो कॉइन जो है हमें उठा हुआ दिखाई देता है, मीन्स जितनी उसकी डेप्थ होती है वो उतना नहीं होकर जो हमें जो है ये कम डेप्थ पर दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया, देखिए कॉइन कॉइन जो है इस वाटर के जो है बॉटम पॉइंट पर जो है रखा गया, बट जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये हमें जो है यहाँ दिखाई देता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण ही जो है इस तरीके का चीजें हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ ये हो क्या रहा है कि ये जो कॉइन था, इस कॉइन का जो है वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण जो है हमें ये ना दिखाई देकर हमें ये दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब ये वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होता है, देखिए ये लाइट रे, रेयर डेंसर मीडियम वाटर है भाई, डेंसर मीडियम एंड ये एयर है, रेयर मीडियम। तो जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो ये नॉर्मल से अवे हो जाता है। ये देखिए ये नॉर्मल बनाया है मैंने यहाँ पर, नॉर्मल से देखिए अवे हो गया, दूर हो गया, है ना। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर जो है इमेज का इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। इस वजह से जो है हमें कॉइन जो है हमें रेज्ड दिखाई देती है, हमें उठा हुआ दिखाई देता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ना, इसे देखिए गौर से देखिए इस ग्लास को, जिसमें देखिए ये कॉइन जो है नीचे रखा हुआ है, बट ये हमें जो है ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। देखिए कॉइन जो है नीचे रखा हुआ है, बट ये हमें जो ऊपर की तरफ दिखाई देता है जब हम ऊपर से देखते हैं तो, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम पेंसिल को अभी देखे थे ना, तो पेंसिल क्या हुआ था, हमें बेंट सा दिखाई दे रहा था। उसका रीजन देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्यों जो है वो हमें बेंट सा दिखाई देता है, क्यों हमें जो है वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। आप यहाँ पर देखिए ये जो हमें इस तरीके से जो मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये मुड़ा हुआ हमें क्यों दिखाई दे रहा है उसके बारे में देखिए। देखिए पेंसिल पेंसिल या स्टिक जो भी बोलो, ये पहले थी तो ऐसे, है ना, बट क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है पेंसिल का जो
बॉटम पॉइंट है वहां से जो है एक रेज निकलती है इस तरीके से, ये रेड लाइट की रेज निकली। अब ये इस पॉइंट पर जो है रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के कारण जो है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों हुआ? क्योंकि एयर लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है ना। तो इसको जब हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो वो कुछ यहाँ पर आया। अब दूसरा उसी पॉइंट से जो दूसरा रे निकला, वो रे निकल कर जो है ये भी रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट होकर जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है बेंट हो गया। अगर हम इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये इस पॉइंट पर जो है मिलते हैं, जिसके कारण जो इस पॉइंट का जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाता है। और इसी तरीके से सभी पॉइंट का जो है वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्म होकर जो है कुछ इस तरीके का जो है इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसके कारण जो है हमें ये ऊपर से जो है ये चीज़ें ना दिखाई देकर जो है हमें ये चीज़ दिखाई देने लगती है। मीन्स इस ये जो वाटर के अंदर ये जो स्टिक डूबा हुआ है उसका वर्चुअल इमेज हमें दिखाई देने लगता है। इसी कारण जो है हमें जो है ये स्टिक जो है हमें मुड़ा हुआ बेंट सा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन का एक, रिफ्रैक्शन के कारण जो है हमें बेंट दिखाई देती है पेंसिल, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एक और रिफ्रैक्शन के कारण ही फिनोमेना होता है नेचर में, दैट इज पुल जो है, पुल का जो पानी है वो हमें जो है ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ये भी क्या है? रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। द पुल ऑफ अ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट्स एक्चुअल इज, मतलब एक्चुअली जितना डेप्थ होता है पानी स्विमिंग पूल का उससे जो है कम हमें जो है डेप्थ जो है अपीयर होता है, मतलब ऐसा अनुभव होता है हमें। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, जब भी हम किसी ग्लास स्लैब को जो है किसी लेटर के ऊपर रखते हैं तो वो लेटर जो है हमें रेज्ड सा दिखाई देता है, मीन्स उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस ग्लास को जो है इस पेपर के ऊपर रखा गया, जिसके कारण ये देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये हमें रेज्ड उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये हमें जो उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर ए सम प्रिंटेड मैटर द लेटर अपीयर्स रेज्ड व्हेन व्यू फ्रॉम द टॉप। जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये लेटर्स जो है हमें रेज्ड दिखाई देते हैं, जिसके रेज्ड दिखाई देते हैं। और ये रेज्ड क्यों दिखाई देते हैं? ड्यू टू ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब एक लास्ट केस देख लेते हैं। लास्ट क्या है कि जब हम किसी नींबू को जो है पानी के अंदर डालते हैं तो नींबू जो है मीन्स लेमन जो है हमें बड़ा दिखाई देता है ना। अब ये बड़ा हमें क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये जो है हम ये जो लेमन है वो बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, जिस तरीके से हमने जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में जो है दो लॉ पढ़े थे, वहां पर भी हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों के तीनों जो एक ही लाइन, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। और यहाँ पर भी वैसा ही है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के केस में भी जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों के तीनों जो है एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता भी हूँ। देखिए ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्रैक्टेड रे एंड ये रहा नॉर्मल। आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों जो है इसी प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है ना। तो ये पहला लॉ यही हो गया कि तीनों के तीनों जो है रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल तीनों के तीनों जो है एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड लॉ क्या कहता है रिफ्रैक्शन का? कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जितना भी इंसिडेंस एंगल होगा, है ना, किसी भी लाइट रे का, इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन उसका साइन जो होगा, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। मान लीजिए कि ये मीडियम हमारा, ये जो है लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, ये जो है मेरा नॉर्मल है। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट एंगल होगा और ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा इसका साइन लेना, मीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का जो रेशियो होगा वो हमेशा जो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। और ये कांस्टेंट जो है रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई जो है लाइट रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बराबर हो जाता है। ठीक है, मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई दो अलग अलग मीडियम्स अगर लिए गए हैं तो उस केस में जो है ये कांस्टेंट जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर कोई लाइट रे एयर से अगर किसी डेंसर मीडियम मीन्स वाटर ग्लास किसी में भी अगर जा रहा हो, है ना, तो उस केस में जो ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है रिफ्रैक्शन के लॉज समझ में आए होंगे। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल्स तीनों के तीनों जो है एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। एंड सेकंड लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो हमेशा जो है कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, एंड कांस्टेंट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बराबर होता है जब लाइट जो है रेयर मीडियम मीन्स एयर से जो है किसी मीडियम में जा रहा हो, तो उस केस में जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स कांस्टेंट जो है वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बराबर हो जाता है। ठीक है, अभी और थोड़ा डिटेल में समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए, ये लाइट रे है जो कि एयर था, एयर से जो है यहाँ डेंसर मीडियम में जा रहा है। ये देखिए लाइट रे एयर से एंटर होते हुए जो है ग्लास सेकंड मीडियम लिया है तो ग्लास में एंटर कर गया। अब आप देख सकते हैं कि अगर मुझे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता करना हो इस ग्लास का, है ना, तो हम कैसे पता करते हैं, हम पता करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन मीडियम वन, मतलब ये लाइट जहाँ से आ रही थी उसका जिस मीडियम से आ रहा था उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या थी अपॉन जहाँ पर ये एंटर किया है, जिस मीडियम में एंटर किया है वहाँ पर इस लाइट की स्पीड क्या है, इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एयर में जो है लाइट की जो स्पीड है वो v1 है। ठीक है, एंड डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो v2 है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू वन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन मीडियम, मीन्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में, है ना, मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फर्स्ट मीडियम, है ना, मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, वो क्या किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम मीन्स पहले वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या थी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड n2 1 अगर लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जो पहले लिखा रहेगा उसको उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 लिखा है मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, मतलब देखिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में मीन्स पहले वाले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, तो ये किसके बराबर आता है, रिफ्रैक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब देखिए एक ट्रिक हम सीख सकते हैं। देखिए जब हम पहले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर रहे हैं तो ऊपर जो है मीडियम की जो है सेकंड मीडियम की स्पीड हम ले रहे हैं, और जब हम यहाँ पर सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 1 तो ऊपर में जो है हम फर्स्ट मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को रख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फॉर्मूले को हम याद कर सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम अगर पूछा जाए तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम पूछे विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम रखना है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट अप इन फर्स्ट मीडियम रखना। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही केस लिखा हुआ है कि अगर कोई लाइट रे जो है एयर से किसी मीडियम में एंटर कर रहा तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, है ना, तो क्या इसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम भी कहते हैं इसे। ठीक है, कब कहेंगे, जब कोई लाइट रे जो है वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर कर रहा हो तब, उस केस में जो है
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो मीडियम के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज द्वारा जो है किस तरीके से जो है रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले लेंस, लेंस होता क्या है, तो लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का जो है टुकड़ा होता है जिसमें जो है दो स्फेरिकल सरफेस जो है क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है ये जो लेंस है, जो कि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये दो स्फेरिकल सरफेस से जो है मिलकर बना हुआ है, एक ऊपर इस तरीके से और एक नीचे से भी होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये कॉनकेव मिरर है, वो सॉरी कॉनकेव लेंस है, ये भी जो है दो सरफेस से मिलकर बना हुआ है, एक ये ऊपर है एंड एक ये नीचे। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेंस जो है दो तरीके का होता है, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, जैसे कि हमने मिरर में देखा था, उसी तरीके से कॉनकेव लेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो बीच से जो है पतला होता है एंड साइड से जो है या एज से जो है मोटा होता है, जिसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका ये जो एज है, ये देखिए कितना थिक है, कितना मोटा है, तो इससे जो हम पहचान सकते हैं कि ये कॉनकेव लेंस है। एंड कॉनकेव लेंस का क्या खासियत है कि ये बीच से जो है मोटा होता है, आप देख सकते हो ये बीच से जो है मोटा है, मीन्स ये जो है सेंटर से जो है मोटा होता है, बट इसका जो एज होता है, मीन्स एंड पॉइंट जो होता है, मीन्स जो बाउंड्री होती है वो पतला होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एज है इसका वो पतला है, थिन है ना, एंड सेंटर पार्ट क्या होता है, थिक होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये जो है थिक है, आप देख सकते हो सेंटर पार्ट जो है ये देखिए थिक है, बट इसका जो एज है ये देखिए पतला है, ये देखिए ये एज जो है ये पतला है ना। तो इस तरीके से आप जो है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस में जो हम इस चैप्टर में जो हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसमें जो हम कॉनकेव लेंस को जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से एंड कॉनकेव लेंस को इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ए कॉनकेव लेंस इज ए थिन एट ए मिडल, वही लिखा हुआ है कि कॉनकेव लेंस जो है मिडल से जो है थिन होता है, पतला होता है, एंड इसकी एज जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है। एंड कॉनकेव लेंस जो होता है वो थिक होता है एट द मिडल, मिडल से बीच से जो थिक होता है, बट थिन होता है एट द एज, एज से जो है थिन होता है। ये देखिए थिन से एज, एज से जो है थिन है, सॉरी थिक है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब आइए, अब क्या है ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, किसी भी लेंस का सेंटर पॉइंट ही जो है ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। हम जब हम कॉनकेव मिरर या स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे तो वहां पर जो है हम पोल्स के बारे में समझ रहे थे। पोल्स क्या था, स्फेरिकल मिरर का सेंटर जो है उसी को हम पोल कह रहे थे, बट इन केस ऑफ लेंस हम क्या किसे कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस कॉनकेव लेंस का जो सेंटर होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर जो है कुछ यहाँ पर होगा। उसी तरीके से इस कॉन्वेक्स लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो इस लेंस के सेंटर पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस। मीन्स देखिए एक ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हो एंड ये वाली फेस एंड ये वाला फेस दोनों फेस के परपेंडिकुलर हो, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। जैसे कि हम मिरर के केस में भी जो है हम प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में डिस्कस किए थे, जहाँ पर मैंने जो है डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है इन केस ऑफ मिरर, ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास करती हो, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बट इन केस ऑफ लेंस प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हो एंड दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर हो, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब बात आता है कि इस लेंस के केस में जो है दो दो सरफेस होते हैं, तो यस ये जो है यहाँ पर मैंने बताया तो था, यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर लेंस की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम बताए थे कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये जो है दो स्फेरिकल सरफेस से जो है बाउंडेड होता है ना। मीन्स ये जो है लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस जो है दो सरफेस से जो है मिलकर बना हुआ होता है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए ये दो सरफेस से मिलकर बना हुआ है, इस केस में भी देखिए दो सरफेस से मिलकर बना हुआ है ना। तो जो लेंस है वो दो सरफेस से मिलकर बना हुआ होता है।
स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए अब प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जरा प्रिंसिपल फोकस समझते हैं किसका, कॉन्वेक्स लेंस, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, जरा इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है क्यों, क्योंकि ये जो है मिडल से जो है थिक है बट इसका एज जो है वो थिन। इस तरीके से हम पहचान लिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब देखिए जब कोई लाइट रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो जब कॉन्वेक्स लेंस से जो है रिफ्रैक्ट होती है तो वो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट से पास करती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है उससे पास करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, है ना। जिस तरीके से हमने मिरर में के केस में भी पढ़ा था, कॉनकेव मिरर के केस में, कि जब कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है, मतलब स्ट्राइक करती है किसी कॉनकेव मिरर पर, तो वो फोकस से पास करती है, मतलब एक पॉइंट से पास करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास करती है, जिसे हम कहते थे फोकस। उसी तरीके से इस कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है कि जब कोई लाइट रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किसी लेंस से जो मीन्स कॉन्वेक्स लेंस से पास करता है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करता है उसे हम कहते हैं फोकस। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल है, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से जो है पास कर रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फोकस कह रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख सकते हो ये भी लाइट रे जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी जो है आफ्टर पासिंग थ्रू ए कॉन्वेक्स लेंस इट रिफ्रैक्टेड एंड पास थ्रू द pass through a point on a principal axis which called फोकस, प्रिंसिपल फोकस, है ना। मतलब कि ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो लेंस से पास करने के बाद जो है, लेंस से जो है रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है वो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट से पास करती है, जिसे हम कहते हैं फोकस। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा फोकस के बारे में। चलिए, तो ये हो गया फोकस, एक बार पढ़ के भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ए पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है टू विच लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। मीन्स देखिए, मीन्स जितना भी पैरेलल रेज होंगी, जितना भी पैरेलल रेज होगी, पैरेलल रेज होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारी के सारी जो है लेंस से पास करने के बाद जो कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, मीन्स एक जगह मिलती है, जिससे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये वही चीजें बोल रहा है, कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू ए लेंस। ठीक है, अब देखिए लेंस है टू फोकाई, मीन्स लेंस की जो है दो फोकस होता है, ये फोकाई जो है प्लूरल वर्ड है फोकस का। ठीक है, लेंस की जो है दो फोकाई होती है। अब बात आता है कि इसके जो है दो फोकाई क्यों होता है, दो फोकस क्यों होता है। तो इसका दो फोकस इसलिए होता है क्योंकि ये दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ है। अगर दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ होगा तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दो फोकस होंगे फिर, यस, है ना। तो इस वजह से जो है इसके जो है दो फोकस होते हैं, F1 C1 F2 C2, है ना। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दो दो होते हैं इसके। ठीक है, तो ये हो गया। तो वही चीज़ ये लिखा हुआ है कि इसके जो है इस लेंस के जो है कॉन्वेक्स लेंस के जो है दो फोकाई होते हैं, एंड दोनों के दोनों फोकाई जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं फ्रॉम ए ऑप्टिकल सेंटर। मीन्स देखिए, अगर ये मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर है, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस की जो ये डिस्टेंस है, F1 फोकस की जो डिस्टेंस है वो अगर 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरा जो फोकस होगा वो भी जो है 5 सेंटीमीटर पर ही होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस। ठीक है, ये फोकल लेंथ क्या होता है, जिस तरीके से हमने जो है मिरर के केस में फोकल लेंथ मिरर का निकाला था, क्या निकाला था हमने, डिस्टेंस बिटवीन ए पोल एंड ए फोकस इज कॉल्ड ए फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। और इस केस में क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन ए ऑप्टिकल सेंटर
एंड अ फोकस इज कॉल्ड अ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मीन्स फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। जिस तरीके से हमने मिरर के केस में सीखा था कि कॉनकेव मिरर को जो है हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं एंड कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर को जो है हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं एंड कॉन्वेक्स मिरर को जो है हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं इन द केस ऑफ मिरर। बट इन केस ऑफ लेंसेज हम कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितनी भी पैरेलल रेज हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेंस से पास करके जो है एक पॉइंट पर जो कन्वर्ज हो जाती है, मीन्स एक पॉइंट पर मिल जाती है। ये एक पॉइंट पर जो सारी रेज को जो है मिलाने का काम करती है, इस वजह से जो है कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का यही मतलब है। चलिए आगे देखते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस। अब देखिए अभी हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। अब हम देखने वाले हैं कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ एंड फोकस। ठीक है, पहले डायग्राम देखते हैं इसका। ये देखिए सबसे पहले ये भी जो है दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ है, ये रहा। ठीक है, अब ये जो है जब भी कोई लाइट रे जो है पास करती है, जब भी कोई पैरेलल लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किसी कॉनकेव लेंस से पास करता तो ये क्या हो जाता है? डाइवर्ज हो जाता है। देखिए आप यहाँ पर डाइवर्ज हो गया। बट जब इस डाइवर्जेंट रे को जो है पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, मीन्स पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं या पीछे की तरफ इस रिफ्लेक्टेड रे को लाते हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करता है उसी को हम कहते हैं फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस क्या हुआ? जब भी कोई लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव लेंस से पास करता है तो वो डाइवर्ज हो जाती है और उसे डाइवर्जेंट रेज को, मतलब डाइवर्ज रे को जब हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, आप देख सकते हो जितना भी लाइट रेज है ये डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज होकर इसको जब हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो आई होप प्रिंसिपल फोकस समझ में आया होगा आपको। इट इज ए पॉइंट ऑफ ए प्रिंसिपल एक्सिस of a concave lens from where a parallel beam of light rays parallel to the principal axis after passing through a lens appear to come, है ना। तो ये मैंने बता दिया अभी कि जब भी कोई लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव लेंस से पास करती है तो ये डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, और इस डाइवर्जेंट रे को जो है हम पीछे की तरफ जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर ये मिलता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, चलिए आगे क्या है? आगे फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज ए डिस्टेंस बिटवीन ए ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का? कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ये हो गया। एंड कॉनकेव लेंस को जो है हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है जितनी भी लाइट रेज फॉल करती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इन सबको जो है ये डाइवर्ज कर देते हैं। ये देखो ये डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज का मतलब छितराना, है ना, बिखर जाना, है ना। ये देख रहे हो डाइवर्ज हो गई। तो इसलिए जो है हम कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं एंड कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी पैरेलल रेज हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो कन्वर्ज कर देती हैं लाइट रेज को। कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस। बट कॉनकेव लेंस जो है डाइवर्ज कर देता है ना। मतलब कॉनकेव लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस का अपोजिट होता है। अब देखते हैं रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। मींस कॉन्वेक्स लेंस द्वारा जो है किस तरीके से इमेज फॉर्म किया जाता है उसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आप सीखने वाले। ठीक है, मींस बेसिकली जो है यहाँ से रे डायग्राम शुरू हो गया, है ना। तो ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। image is formed at a point where at least two refracted light rays meet, है ना। इमेज कहाँ फॉर्म होता है? इमेज वहां फॉर्म होता है जहां पर एटलीस्ट टू रिफ्रैक्टेड रे
इंटरसेक्ट करती हो, वहीं पर जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है हम मिरर के केस में भी सीखते थे, जहां पर इमेज कहाँ फॉर्म होता था, इमेज वहां फॉर्म होता था जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हो, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है इमेज वहां फॉर्म होती है जहां पर टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है आपस में मीट करती हो, मिलती हो, इंटरसेक्ट करती हो, वहीं पर इमेज जो है फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल नंबर 1, अगर कोई लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, पास करता है किसी लेंस से, तो वो क्या हो जाता है, वो पास करता है फोकस से। ठीक है, देखिए, अगर कोई लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किसी लेंस से पास करता है, तो वो रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट होकर जो है वो फोकस से पास करता है। ये रूल नंबर 1 हो गया कि अगर कोई लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किसी कॉन्वेक्स लेंस से पास करता है, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, ये देखिए, रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट होने के बाद जो ये फोकस से पास करता है। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर कोई लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर वो पास करता है, तो बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए जो है स्ट्रेट लाइन में जो है वो चला जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये लाइट रेज ऐसे आया था और ऐसा ही जो है चला गया। ठीक है, आप ऐसे भी लाइट रेज बना सकते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही, तो ये वैसे ही चला जाएगा। या आप ऐसे आप बना दीजिए इस तरीके से, तो ये भी जो है लाइट रेज जैसे आई वैसे ही चलेगी। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, तो वो स्ट्रेट चला जाता है, वो किसी भी प्रकार का अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, अगर कोई लाइट रेज, अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, तो वो कॉन्वेक्स लेंस से पास करने के बाद जो है क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाएगा। है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो गया, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के जो है ये रिफ्रैक्टेड रे जो है पैरेलल हो जाता है। एक बार फिर से, जब भी कोई लाइट रेज जो है फोकस से, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से पास करता है, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। मीन्स ये जो रूल नंबर 3 है वो फर्स्ट रूल के जो है अपोजिट है। फर्स्ट रूल में क्या था कि पैरेलल लाइट रेज जब जो है लेंस से पास करता है, तो वो रिफ्रैक्ट होकर जो है फोकस से पास करता है। बट इस केस में क्या है कि अगर कोई लाइट रे जो है फोकस से पास करता है, तो ये लेंस से जो है रिफ्रैक्ट होकर जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। मीन्स अब देखने वाले हैं कि कॉन्वेक्स लेंस द्वारा जो है किस तरीके से जो है इमेज फॉर्म होता है जब हम अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में। ठीक है, तो देखिए, पहला हम रखेंगे, पहले केस में जो हम ऑब्जेक्ट को जो है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, फिर हम फोकस के बीच में रखेंगे, फिर 2f एंड f के बीच में रखेंगे, फिर 2f पे रखेंगे, फिर बियॉन्ड 2f रखेंगे एंड इन्फिनिटी पर रखेंगे। और इस तरीके से जो है इमेज का पूरा नेचर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जो सबको स्टार्ट करते हैं। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट को जो है हम फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, तो किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में। ठीक है, देखिए, ये ऑब्जेक्ट को जो है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया है, तो इस ऑब्जेक्ट से जो है दो रेज निकलेगी, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्योंकि हमने रूल में सीख रखा कि अगर कोई रेज जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो वो फोकस से पास होता है। तो ये देखिए फोकस से पास हो गया। और अगर कोई रे जो है सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, तो वो सीधा स्ट्रेट चला जाता है ना। तो ये देखिए स्ट्रेट चला गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये लाइंस जो है वो इधर तो कभी मीट नहीं करने वाले। तो हम क्या करेंगे, हम जो इसको जो है बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे इस तरीके से, है ना, पीछे की तरफ जो है इस तरीके से खींच देंगे। अब हम इस तरीके से पीछे प्रोड्यूस क्यों किए, क्योंकि देखिए आगे इमेज फॉर्म हो नहीं सकता, और जब तक दो रिफ्रैक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जब तक इमेज भी फॉर्म नहीं होगा। तो इस वजह से जो है हमने जो इसको जो पीछे प्रोड्यूस कर दिया, ताकि जो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और वहां पर इमेज का फॉर्मेशन कर ले, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये जो है, ये दो रिफ्रैक्टेड रे ये ए डैश पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट किए हैं। अभी ए डैश पर इंटरसेक्ट किए, इस वजह से जो है ये इस तरीके का जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म हो गया। अब वर्चुअल इमेज क्यों फॉर्म हुआ है, वर्चुअल इमेज इसलिए फॉर्म हुआ है क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन से जो है ये इमेज फॉर्मेशन हुआ, इसलिए जो है ये इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है।
इरेक्ट है एंड मैग्नीफाइड है। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है छोटा था बट इमेज जो है बड़ा बना है ना। तो एक बार फिर से नेचर भी देख लेते हैं। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट के पीछे बना है इमेज, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट से जो है ये देखिए ऑब्जेक्ट छोटा है एंड इमेज जो है बड़ा है, तो इमेज ऑलवेज फॉर्म लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो ये हो गया। अब एक और चीज नोट करने वाली बात है, देखिए क्या है, स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ग्रेटर विल द मैग्नीफाइंग पावर, है ना। देखिए किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का जो है मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा अगर उसका फोकल लेंथ कम होगा। मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन पावर जो होता है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इसका यही मतलब है कहने का, है ना, मैग्नीफाइंग पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए सेंटर ऑफ फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पहले ऑब्जेक्ट को रखा था, अब जो है फोकस पर रख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म होता है ना। जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फोकस पर रखते हैं तो एक रेज जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकली और ये कॉन्वेक्स लेंस से पास कर कर जो है ये रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास कर गई, और दूसरा रेज जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर स्ट्रेट निकल गई। अब आप देख सकते हैं कि इधर तो कभी कट करेंगे नहीं और ये दोनों रेज जो है पैरेलल है, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं फिजिक्स में कि ये पैरेलल रेज जो है इन्फिनिटी पर जाकर जो है कहीं मीट करेंगे, है ना, मतलब मिलेंगे, है ना। तो इन्फिनिटी पे क्योंकि ये मिलेंगे इसलिए जो है इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म होगा। और आप देख सकते हो अगर ये इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगे तो इमेज बहुत बड़ा लार्ज बनेगा, है ना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को जो है हम फोकस पर रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन जो होता है कॉन्वेक्स लेंस द्वारा वो बहुत ही बड़ा होता है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ हाईली इनलार्ज्ड रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि भाई रियल रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट की हैं इसलिए जो है रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। इन्वर्टेड इसलिए है क्योंकि ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज का फॉर्मेशन हुआ इसलिए इन्वर्टेड है एंड इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा केस कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो उसकी जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पर बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है एंड हाईली इनलार्ज्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा केस। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है तीसरा केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एफ एंड टू एफ। अब कॉन्वेक्स लेंस को जो है एफ एंड टू एफ के बीच में, ये टू एफ का मतलब है डबल द फोकल लेंथ। देखिए फोकल लेंथ क्या होता था कॉन्वेक्स लेंस के केस में, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस, है ना। एंड टू एफ का मतलब है टू एफ का मतलब है डबल द फोकल लेंथ, है ना, जितना फोकल लेंथ है उसका डबल। आप यहाँ पर देखिए लिखा बनाया भी गया है, ये एफ है एंड टू एफ मीन्स डबल द फोकल लेंथ। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को जो है टू एफ एंड एफ के बीच में रखा जाता है तो इमेज कैसा फॉर्म होता है उसके बारे में, है ना। तो एक पैरेलल रेज निकली ऑब्जेक्ट से, वो फोकस से पास कर गई, है ना, एंड दूसरा रेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए स्ट्रेट चलेगी, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है रिफ्रैक्टेड रे जो है वो ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गए, है ना। तो यहाँ पर इमेज कैसा फॉर्म हुआ होगा, रियल फॉर्म हुआ होगा क्योंकि रियल रिफ्रैक्टेड रे जो है इंटरसेक्ट किए हैं, और इमेज जो होगा वो इनलार्ज्ड होगा, है ना, मीन्स मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड क्यों होगा, देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट छोटा है बट इमेज जो है बड़ा बना है, तो इमेज जो है बड़ा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड क्यों बनेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा केस के बारे में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट टू एफ। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को जो है टू एफ पर रखता हूँ तो कॉन्वेक्स लेंस द्वारा इमेज किस तरीके से फॉर्मेशन होगा उसके बारे में। ठीक है, देखिए एक रेज जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकली ऑब्जेक्ट से, वो लेंस से पास कर कर जो है ये फोकस से पास कर गई, एंड एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करके जो है स्ट्रेट चली गई, और ये दोनों पॉइंट जो है आपस में मिल गए, मीन्स दोनों रिफ्रैक्टेड रे जो है आपस में मिल गए और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इमेज जो है रियल बनी है क्योंकि रियल रिफ्रैक्टेड रेज से इंटरसेक्ट हुए हैं, और इमेज जो है इन्वर्टेड मीन्स उल्टा बना है ना। और क्या है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का, मीन्स साइज ऑफ ए इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक बार पढ़ भी लेते हैं नेचर ऑफ एन इमेज। एट डिस्टेंस टू एफ
ऑन अदर साइड ऑफ ए लेंस, मीन्स लेंस के जो है 2f डिस्टेंस पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये देखिए ये 2f है ना, तो 2f डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, एंड सेम साइज द ऑब्जेक्ट, है ना, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का इमेज भी फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, केस 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। अब 2f के पीछे अब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को जो धीरे 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 जो है कॉन्वेक्स लेंस से दूर ले जाया जा रहा है ना। तो अगर 2f पर रखा है तब क्या होगा, फिर से वही एक रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एमिट हुई ऑब्जेक्ट से, है ना, और ये कॉन्वेक्स लेंस से पास करते हुए जो है ये फोकस से पास हो गई, और दूसरा रेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जो है सीधे स्ट्रेट चली गई, और ये दोनों जो है आपस में जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गए, है ना। अभी अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गया होगा, है ना, क्योंकि इमेज तभी फॉर्म होता है जब दो रिफ्रैक्टेड रेज, एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टेड रेज जो है आपस में इंटरसेक्ट करती है ना। ये चीज मैं मिरर के केस में भी बताया हूँ, लेंस के केस में भी जब रूल बता रहा था तब बताया था, है ना, और अभी भी बता रहा हूँ कि इमेज जब ही फॉर्म होता है जब 2 रिफ्रैक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, है ना। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि रियल रिफ्रैक्टेड रेज थी इसलिए जो है रियल इमेज बना है, इन्वर्टेड बना है एंड डिमिनाइज्ड बना, मीन्स छोटा इमेज बनता है। देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है एंड इमेज देखिए छोटा है ना, तो इमेज जो है छोटा बनता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, पढ़ भी लेते हैं एक बार। इमेज जो है एफ एंड 2f के बीच में बनता है, ये देखिए एफ, ये है रहा मेरा एफ एंड ये है मेरा 2f, तो एफ एंड 2f के बीच में इमेज फॉर्मेशन हुआ है ना। ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, लेंस के दूसरे साइड पर इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। एंड क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, मीन्स डिमिनाइज्ड बनता है। ठीक है, अब लास्ट केस देख लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो है इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज कैसे फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स लेंस द्वारा, है ना। तो देखिए मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पर है, तो इससे एक पैरेलल रेज निकली, ये पैरेलल रेज जो है लेंस से जो है पास करते हुए जो है ये फोकस से पास कर गई ये रेज, उसी तरीके से कोई दूसरा रेज भी जो है पास किया होगा कॉन्वेक्स लेंस से एंड पास करके जो है ये भी फोकस से पास हो गई, क्योंकि जब दो जब पैरेलल रेज प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो वो हमेशा जो फोकस से पास होता है, तो इस वजह से जो है ये देखिए रेज जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस से पास कर गया, ये हमने रूल में डिस्कस भी किया था। ठीक है, नेचर ऑफ ए इमेज, इमेज का नेचर देख लेते हैं, क्या कहाँ बनेगा इमेज, इमेज एट है फोकस, फोकस पर इमेज फॉर्म होगा, देखिए। और क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल क्यों होगा, क्योंकि रियल रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्शन से जो है इमेज का फॉर्मेशन हुआ, इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है बड़ा था बट इमेज कैसा फॉर्म हुआ, पॉइंट साइज का बना है ना। तो ये हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत 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 छोटा इमेज फॉर्मेशन होता है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी, है ना। चलिए ये हो गया पूरा का पूरा, एक बार फिर से जो है हम समरी देख लेते हैं कि हमने जो कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से ऑब्जेक्ट को रखा और किस तरीके से उनका इमेज का नेचर हमने पता किया। ठीक है, देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट को जो है बिटवीन द फोकस लेंस रखते हैं, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखते हैं, तब कहाँ इमेज फॉर्म होता है, ऑन ऑन सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस साइड में रहता है उसी साइड में जो इमेज, मीन्स इमेज जो है ऑब्जेक्ट के पीछे फॉर्म होता है ना। इमेज कैसे बनता है, इनलार्ज बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, जो कि हमने देख रखा है। दूसरा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज जो है कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। ठीक है, और इमेज कैसा होता है, हाईली इनलार्ज्ड, बड़ा इमेज फॉर्म होता है ना, पैरेलल हो जाते थे ना रिफ्लेक्टेड रेज की इसमें, जिसके कारण हम बोलते थे कि इमेज जो फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा, है ना। और क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा इमेज का नेचर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो है एफ एंड 2f के बीच में रखते हैं तो इमेज फॉर्म जो होगा वो 2f के बियॉन्ड होगा, 2f के पीछे होगा, एंड इमेज कैसा होगा, इनलार्ज्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन भी जो है 2f पर ही होगा, एंड इमेज जो होगा, इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो बियॉन्ड 2f रखते हैं, 2f के पीछे रखते हैं, तब इमेज जो फॉर्म होगा वो f एंड 2f के बीच में होगा, इमेज डिमिनाइज्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज फोकस पर फॉर्म होगा, हाईली डिमिनाइज्ड होगा,
एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो ये हो गया सारे का सारा केस, एक बार हमने फिर से डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज जो है हम स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मे में करते हैं। अगर किसी को हाइपर मेट्रोपिया हो रखा है, मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को जो है पास की चीजें जो है सही से दिखाई नहीं देती, बट उसको जो है दूर की चीजें दिखाई देती है अच्छे से, तो उसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, अगर किसी पर्सन को जो है पास की चीजें सही से नहीं दिखाई देती, बट दूर की चीजें जो है अच्छे से दिखाई देती है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, एंड हाइपरमेट्रोपिया आई डिफेक्ट को जो है सॉल्व करने के लिए जो है हम स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मे में जो है हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर ये चश्मा है, इस तरीके से चश्मे में जो ये जो लेंस लगा हुआ है, ये कुछ और नहीं बल्कि कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो वो इस तरीके का चश्मा लगाता है। ठीक है, अपने पास की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, आगे क्या, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज फॉर मेकिंग ए सिंपल कैमरा। सिंपल कैमरा बनाने के लिए यूज किया जाता है। और कहाँ, मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इसको यूज किया जाता है। देखते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए जो है मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस इज यूज एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, ये हो गया। उसके बाद कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है, टेलीस्कोप में यूज किया जाता है, एंड स्लाइड प्रोजेक्टर। ये देखिए यहाँ पर ये जो लेंस यूज हुआ है वो कॉन्वेक्स लेंस ही यूज हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, लेंस फॉर्मूला। जिस तरीके से हमने मिरर फॉर्मूला सीखा था, उसी तरीके से जो है यहाँ पर लेंस फॉर्मूला होता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला जो है मिरर फॉर्मूला के जैसा ही होता है, बट हमने मिरर फॉर्मूले के केस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो है प्लस साइन था, यहाँ पर प्लस साइन था, एंड मिरर फॉर्मूला के केस में जो है यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस है, और बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूले में क्या था कि यहाँ पर प्लस आता था, बट लेंस फॉर्मूले के केस में जो यहाँ माइनस आता है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। वी जो है इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ जो है फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, साइन कन्वेंशन भी वैसा ही है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो उसको पहले देखिए साइन कन्वेंशन को समझने के लिए। ठीक है, चलिए, तो मिरर फॉर्मूला मुझे नहीं लगता कि और कुछ इसे बताने की जरूरत है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकस लेंथ के बीच में जो है रिलेशन बताए, उसे हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसी को हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। v क्या है, v इमेज डिस्टेंस है, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f क्या है फोकल लेंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे मैग्निफिकेशन। जिस तरीके से हमने मिरर के केस में जो है मैग्निफिकेशन पढ़ा था, उसी तरीके से जो है लेंस में भी जो है मैग्निफिकेशन होता है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। अब हम मैग्निफिकेशन पढ़ते क्यों है, मैग्निफिकेशन को जो है हम दो दो कारण के कारण जो है हम पढ़ते हैं, दो चीजों के लिए हम पढ़ते हैं। पहला, इमेज का साइज पता करने के लिए, है ना, कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या छोटा बना है, इसके लिए हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन का। और दूसरा मैग्निफिकेशन का यूज कहाँ है, इमेज का नेचर बताने के लिए, मीन्स इमेज जो है रियल बना है, वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है या इन्वर्टेड बना है, इन सब को पता करने के लिए जो है हम मैग्निफिकेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लेंस द्वारा जो है, कॉन्वेक्स लेंस द्वारा जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज का, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। जब हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने जो है इमेज को रखते हैं, वो ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज का जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे हैं कि शुरू में जो इनलार्ज बड़ा बड़ा इमेज फॉर्म हो रहा था, बट जैसे ही हम लेंस को जो है ऑब्जेक्ट को जो है लेंस से दूर लेके जाते हैं, इमेज फॉर्मेशन देखिए छोटा होते जा रहा है ना। तो इन सब चीजों को पता करने के लिए जो है हम मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये भी वही होता है, हाइट ऑफ ए इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो ही मैग्निफिकेशन कहलाता है। जैसे हम मिरर के केस में पढ़े थे, मैग्निफिकेशन क्या था, हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड ए मैग्निफिकेशन। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, मैग्निफिकेशन लेंस के केस में क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन लेंस के केस में जो है हाइट ऑफ एन इमेज
टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो जो है वही मेरा मैग्निफिकेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो H2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, H2 मेरा जो है इमेज की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, H1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड M जो है मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। अच्छा, जैसा कि हमने मिरर के केस में जो है मैग्निफिकेशन जो है दो टर्म्स में पढ़ा था, एक हाइट्स के टर्म में पढ़ा था और एक जो है डिस्टेंस के टर्म्स में पढ़ा था, है ना। तो ये हाइट के टर्म्स में, अब जो है हम डिस्टेंस के टर्म्स में जो है मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने वाले हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फॉर फ्रॉम ए ऑप्टिकल सेंटर अपॉन द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ एन इमेज। मीन्स देखिए, ये हमारा मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, और मान लीजिए कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड इमेज फॉर्मेशन जो है यहाँ पर हो रहा है, और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर है वही मेरा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, एंड ये ऑप्टिकल सेंटर से ये इमेज कितनी दूरी पर बना है वही मेरा इमेज डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ए ऑप्टिकल सेंटर अपॉन इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए ऑप्टिकल सेंटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, m क्या है, मैग्निफिकेशन है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा मैग्निफिकेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, जैसा कि हमने शुरू में ही देखा कि मैग्निफिकेशन का हम यूज क्यों करते हैं, इमेज का नेचर को बताने के लिए। मीन्स इमेज जो है वर्चुअल बना है, रियल बना है, इरेक्ट बना है, इन्वर्टेड बना है, इन सब चीज़ों को जो है पता करने के लिए जो है हम मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए मैग्निफिकेशन अगर प्लस हुआ, अगर मैंने कैलकुलेशन किया और वहां पर जो है मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव आ गया, तो इमेज जो होगा वो कैसा फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा एंड इरेक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन मेरा नेगेटिव आया तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, इसे याद रखेंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम एक क्वेश्चन के थ्रू जो है पूरा का पूरा लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन को जो है समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि 7 सेंटीमीटर का है, वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है, और इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। अब इसने पूछा है कि ये जो इमेज फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट का, उसका पोजीशन बताइए, नेचर बताइए एंड हाइट ऑफ एन इमेज बताइए। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, एंड कॉन्वेक्स लेंस के सामने जो है इमेज को, ऑब्जेक्ट को जो है रखा गया है, कितने डिस्टेंस पर, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, ये जो साइज है, हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है, एंड इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन होगा इस कॉन्वेक्स लेंस द्वारा वो किस पोजीशन पर होगा, उसका नेचर क्या होगा एंड हाइट क्या होगा, ये पूछा गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इमेज डिस्टेंस अगर पता करना हो तो हम मिरर फॉर्मूले का लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। यहाँ पर सब कुछ रख लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखिए ये माइनस लिया गया है, ये चीजें बहुत ध्यान से सुनिए, ये माइनस एंड प्लस क्यों लिया गया है ना। देखिए -12 लिया गया है, इसलिए लिया गया है क्योंकि जो हम जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते हैं वो राइट टू लेफ्ट मेजर कर रहे हैं, एंड इंसिडेंट रे जो है वो राइट की तरफ मूव कर रही है, बट हम डिस्टेंस जो है इसके अपोजिट मेजर कर रहे हैं, इस वजह से जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, ये मैंने जो है कहाँ बताया था हमने, मिरर के केस में जो है हम साइन कन्वेंशन जब पढ़ रहे थे तो वहां पर बताया था कि अगर कोई भी डिस्टेंस जो है इंसिडेंट रेज के अपोजिट मेजर किया जाएगा तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी डिस्टेंस जो है इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में अगर मेजर किया जाए तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्यों लिया, क्योंकि इंसिडेंट रेज इधर मूव कर रही थी एंड इमेज हमने जो डिस्टेंस मेजर किया है वो उसके अपोजिट किया, इस वजह से जो है यहाँ नेगेटिव लिया गया है। ठीक है, अब देखिए फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों है वो देखिए, फोकल लेंथ ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में, है ना। तो आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रेज इधर मूव कर रही थी, मूव करती है,
एंड ये जो डिस्टेंस है वो भी इसी डायरेक्शन में मेजर किया गया है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव हो गया है ना। तो हमने सीखा था ना कि अगर ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस को जो है हम इंसिडेंट रेज के अपोजिट मेजर करेंगे तो उसे हम नेगेटिव लेंगे, अगर किसी डिस्टेंस को जो है इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो इस वजह से जो है इस केस में जो है हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिए। आई होप समझ में आया होगा। देखिए अब आगे, अब हम इसको जो है इस फॉर्मूले के अंदर डालेंगे। यहाँ पर -12 डाल दिया, ये माइनस पहले से ही था फॉर्मूले का, 1/f, एफ की जगह जो है मैंने यहाँ पर 8 डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखिए माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको जो है हम इस साइड जो है भेज देते हैं, तो इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लिया तो 24 हो गया, 3 - 2 हो गया, अब 3 - 2 में से गया 1, और इस तरीके से जो है इमेज जो हो गया वो कहाँ फॉर्म हो गया, क्या आ गया, v बराबर आ गया 24 सेंटीमीटर, है ना। मीन्स इमेज जो फॉर्म हुआ है वो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर फॉर्म हुआ है। मीन्स ये प्लस साइन का मतलब क्या है, प्लस साइन का मतलब ये है कि इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस के बियॉन्ड बना है, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस के पीछे बना है ना, इधर बना है, राइट साइड की तरफ बना है ना, तभी तो ये पॉजिटिव आया है ना। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। अब आगे देखते हैं, अब हमने पोजीशन तो बता दिया कि इमेज कितने डिस्टेंस पर बनेगा, है ना। अब हम बताने वाले हैं इसके नेचर के बारे में। ठीक है, देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता था, मैग्निफिकेशन जो है v/u मीन्स इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता था। एंड अभी अभी इमेज डिस्टेंस निकाला है मैंने 24, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे दिया हुआ था -24 सेंटीमीटर। ठीक है, तब इसको जो है हम यहाँ पर रख देंगे, v बराबर 24, u बराबर -12, यहाँ पर रख दिए तो मैग्निफिकेशन आ गया -12। क्या आ गया, -12। अब माइनस आया, इससे मैग्निफिकेशन माइनस आया, इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि इमेज जो है वो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। देखिए मैंने जो है यहाँ मैग्निफिकेशन के केस में बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन जो है नेगेटिव आता है तो इमेज रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, एंड अगर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हुआ तो इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए जो है इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है। अब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है तो यहाँ इसके द्वारा जो है इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा ड्यू टू ए दिस कॉन्वेक्स लेंस, वो कैसे कितने डिस्टेंस पर बनेगा, 24 सेंटीमीटर पर बनेगा। एंड माइनस है मीन्स रियल इमेज बनेगा, एंड रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, देखिए समझ में आया। तो ये हो गया, नेचर के बारे में हमने बता दिया, डिस्कस कर दिया। यहाँ पर लिखा भी है, इमेज इज मैग्निफाइड, द माइनस साइन ऑफ मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब ये है कि इमेज जो है रियल बना है एंड इन्वर्टेड बना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या पता करने वाले हैं, अब हम पता करने वाले हैं कि इमेज की जो हाइट है वो कितनी है, मीन्स कितने साइज की जो है इमेज फॉर्म हुआ है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। अब मैग्निफिकेशन जो है हमने निकाल लिया था, कितना निकाला था मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हमारा -2 आ गया था, है ना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो मुझे दिया हुआ है, h1 ऑब्जेक्ट का हाइट था, एंड h2 जो है इमेज का हाइट था। एंड ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर हम रख देंगे 7। 7 जो है हम प्लस का रख रहे हैं, प्लस का हम क्यों रख रहे हैं 7, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, और हमने साइन कन्वेंशन में डिस्कस कर रखा है कि अगर भी किसी भी डिस्टेंस को जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव, -2 × 7, तो ये जगह माइनस का 14 सेंटीमीटर। अब ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज जो फॉर्म हुआ है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये माइनस का मतलब यही है कि इमेज जो फॉर्म हुआ है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुआ है। ये देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज फॉर्म डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो है इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन का यूज करके जो है हमने जो है इमेज का जो है पूरा का पूरा चीजें बता दी, मीन्स उसका साइज बता दिया, पोजिशन बता दिया, नेचर बता दिया, सब कुछ बता दिया, है ना। तो इस तरीके से जो है हम मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन का यूज करके जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है इमेज का नेचर हम बता सकते हैं।
ठीक है, बिना रे डायग्राम बनाए हुए, है ना। एक पहला प्रोसीजर तो ये है कि हम जो है रे डायग्राम बना लें, उससे हम बता दें। पर रे डायग्राम जो है थोड़ा ट्रिकी होता है ना, उसमें जो एरर होने के बहुत ही चांसेस होते हैं। इस वजह और टाइम भी लगता है, इस वजह से जो है हम मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन का यूज करके जो है हम बहुत ही आसान तरीके से एंड कैलकुलेशन के थ्रू जो है हम करेक्ट एकदम नेचर को जो है हम बता पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई मैग्निफिकेशन एंड इमेज के ऊपर एक क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव लेंस। अभी अभी हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस से जो है इमेज किस तरीके से फॉर्म होता है। अब हम देखने वाले हैं कॉनकेव लेंस से जो है इमेज किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले रूल पढ़ते हैं। तो रूल पहला क्या है कि अगर देखिए, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो जो है जब वो कॉनकेव लेंस से पास करेगा, तो पास करने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। पर ये डाइवर्ज इस तरीके से होगा जैसे मानो कि ये फोकस से आ रहा हो, है ना। फिर से समझ लेते हैं क्या होता है। रूल नंबर वन कॉनकेव लेंस के लिए कि अगर कोई लाइट रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो लेंस से पास होने के बाद जो है डाइवर्ज हो जाता है। बट ये डाइवर्ज इस तरीके से होता है जैसे मानो कि ये जो है फोकस लेंस से आ रहा हो, है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे जो है फोकस से आ रहा हो, इस तरीके से ये जो है डाइवर्ज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर वन। पढ़ भी लेते हैं। ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस of a convex lens appears to be coming from its focus after refraction through the lens, है ना। जब ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस कॉनकेव लेंस से जो है पास करता है, तो वो रिफ्रैक्ट इस तरीके से होता है जैसे मानो कि वो फोकस से आ रहा हो, है ना। तो ये हो गया रूल नंबर वन। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हो, कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हो, तो वो सीधे स्ट्रेट चला जाता है। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी देखा था। ये हो गया दूसरा रूल। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे जो है फोकस से पास कर रही हो, फोकस से पास कर रही हो, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहले फोकस से पास कर रही थी एंड फोकस से पास कर रहा था, एंड इस कॉनकेव लेंस से जो है पास होने के बाद जो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर थ्री। अब इतने ही रूल थे। अब जो है हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहला केस, जब हम ऑब्जेक्ट को जो है कहाँ पर रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख देंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख देंगे, तब इमेज किस तरीके से फॉर्म होता है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा एक बार पढ़ भी लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस, है ना। इस कॉनकेव लेंस के सामने जो है ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में अगर हम कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इमेज का नेचर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से जो एक रेज निकली विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और अभी अभी हमने रूल में देख के आए हैं कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो वो कॉनकेव से पास करके जो है रिफ्रैक्ट हो जाता है। वो रे रिफ्रैक्ट हो जाता है, बट वो रिफ्रैक्ट इस तरीके से होता है जैसे मानो कि वो फोकस से आ रहा हो, है ना। तो ये देखिए, इसको जो है पीछे की तरफ हमने ड्रॉ कर दिया, पीछे की तरफ जो है इसको प्रोड्यूस कर दिया। अब दूसरा रे है जो कि क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है ना। और अभी अभी हमने रूल में देख के आए हैं कि अगर कोई लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, तो वो सीधे स्ट्रेट चला जाता है। तो ये देखिए स्ट्रेट चला गया, है ना। आप देख सकते हैं कि ये रिफ्रैक्टेड रे एंड ये रिफ्रैक्टेड रे जो है आपस में जो है कभी इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। पीछे की तरफ घींच के ले आते हैं, जिसके कारण ये जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है इस पॉइंट पर जो है कट करते हैं, और जहां पर कट करते हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर कट कर लिए इन्होंने। अब आप देख सकते हो कि इमेज जो है वो छोटा है, छोटा है, वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है वर्चुअल रेज जो है इंटरसेक्ट की है
इस वजह से जो है यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हुआ। एंड इमेज कैसा, इरेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इसलिए इरेक्ट है। डिमिनाइज्ड है, छोटा है ना। देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है बड़ा था बट इमेज फॉर्मेशन जो है वो छोटा हुआ है ना। देख सकते हैं नेचर ऑफ ए इमेज क्या है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इमेज जो फॉर्म हुआ है वो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में इमेज फॉर्म हुआ है। वर्चुअल है एंड डायरेक्ट है, वर्चुअल है एंड डायरेक्ट है बिकॉज वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्टेड। और क्या तीसरा, डिमिनाइज्ड मीन छोटा इमेज फॉर्म हुआ। आप देख सकते हैं कि इमेज जो है छोटा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। आगे देखते हैं, आगे क्या है केस नंबर 2। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी ऑफ ए कॉनकेव लेंस। देखिए कॉनकेव लेंस में जो है दो ही केस है। एक केस में जो है हम इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और उसके बाद इमेज देखेंगे तो वो सेम ही आता है। एंड दूसरा केस क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो है इन्फिनिटी पर रखते हैं तब इमेज किस तरीके से फॉर्म होता है उसके बारे में देखिए। अब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी हुई है तो एक लाइट रे जो इससे निकली इस तरीके से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई लाइट रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कॉनकेव लेंस से पास करने के बाद जो है वो इस तरीके से जो है डाइवर्ज हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से एक दूसरा रेज निकली जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो भी क्या हो गई, रिफ्रेक्ट होकर जो है कुछ इस तरीके से पास हो गई। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो इधर कभी इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकते, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये पीछे प्रोड्यूस करने पर जिस पॉइंट पर कट करते हैं वहीं पर जो है इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वर्चुअल फॉर्म हुआ। वर्चुअल क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि जो है इमेजिनरी रेज जो है इंटरसेक्ट किए हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पर फॉर्म होगा। आप देख सकते हैं फोकस पर फॉर्म हुआ है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा एंड हाईली डिमिनाइज। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा था बट इमेज फॉर्मेशन जो हुआ है वो पॉइंट साइज का हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, यूज ऑफ ए कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस का जो है यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, देखते हैं। कॉनकेव लेंस का जो यूज है हम स्पेक्टिकल्स में करते हैं। स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मे में, इस तरीके का चश्मे में जो है हम यूज करते हैं। किस टाइप के डिफेक्ट में यूज करते हैं, तो मायोपिया मायोपिया में यूज करते हैं। मायोपिया क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को जो है दूर की चीजें जो है दिखाई नहीं देती बट पास की चीजें जो है वो अच्छे से देख सकता है, तो उस डिफेक्ट को जो है हम मायोपिया कहते हैं। इससे पहले जो है हमने हाइपरमेट्रोपिया देखा था। एंड हाइपरमेट्रोपिया में क्या था कि दूर की चीजें तो दिखाई देती थी बट पास की चीजें जो है नहीं दिखाई देती थी, तो हम उसे कहते थे हाइपरमेट्रोपिया। मीन्स हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो मायोपिया के केस में जो है हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, एज ए स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता है, मीन्स चश्मे में। ये देखिए इस तरीके से चश्मे में जो ये लेंस यूज किया गया है वो कुछ और नहीं बल्कि ये कॉनकेव लेंस ही होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस आर यूज इन कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कॉनकेव लेंस का जो है कॉन्वेक्स लेंस के साथ मिक्स करके जो है एक हाई क्वालिटी का जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थे यूज। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पावर ऑफ ए लेंस। आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी पर्सन से आप मिलते हैं जो चश्मा पहनता है, वो अक्सर कहता है कि मेरा जो चश्मा है वो इस पावर का है, 0.5 पावर का है, माइनस 0.5, 0.3, है ना, पावर का है। इस तरीके से वो कहता है ना। तो लेंस की जो है एक पावर होती है। मीन्स पावर का मतलब है कि कोई लेंस जो है लाइट रेज को जो है कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ ए लेंस। मीन्स लेंस का जो है पावर कहलाता है। ठीक है, तो पावर का मतलब क्या है, द पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर ऑफ ए डिग्री ऑफ ए कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए लाइट फॉलिंग ऑन इट। मीन्स देखिए अगर कोई लेंस है तो इस लेंस के ऊपर जब कोई लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है या फॉल कर रही है तो ये कितना जो है कन्वर्ज कर पा रही है, इनकी कन्वर्ज करने की टेंडेंसी कितना है, एबिलिटी कितना है, उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, तो पावर ऑफ ए लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस का मतलब है किसी भी लेंस को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, चलिए पावर को जो है हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि पावर जो होता है किसी भी लेंस का वो
फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, है ना। मीन्स पावर जो होता है वो फोकल लेंथ के ऑफ ए लेंस, मतलब किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, ये देखिए पावर इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ठीक है, एंड पावर की यूनिट की क्या होती है, डायोप्टर। डायोप्टर इज ए यूनिट फॉर ए पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, एंड इसको जो है कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए एक और चीज यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ए पॉजिटिव। मीन्स देखिए कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, एंड कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। एंड मैंने पूरा का पूरा पावर के बारे में बताने की कोशिश किया है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। पावर क्या होता है कि किसी भी लेंस को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को हम कहते हैं पावर। ठीक है, एंड पावर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो पावर जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। मीन्स जिस लेंस का हम पावर की बात कर रहे हैं उस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा उसका रेसिप्रोकल ही जो है पावर ऑफ ए लेंस कहलाता है। ठीक है, तो पावर ऑफ ए लेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ। मीन्स फोकल लेंथ का उल्टा ही जो है पावर कहलाता है। ठीक है, पावर की यूनिट जो है डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, एंड कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस, अब हम देखने वाले हैं कि ये तो ठीक है कि आपने जो है पावर के बारे में बता दिया कि पावर जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है। बट अगर जो है बहुत सारे लेंस को जो है आपस में जोड़ दिया जाए, मीन्स आपस में देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से चिपका दिया जाए, तो अगर हमें इसका इक्विवेलेंट मीन्स ओवरऑल अगर इस चीज का अगर मैं पावर निकालने की कोशिश करूँ तो क्या होगा। मीन्स मैं कहने का ये मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर बहुत सारे लेंस को आपस में जो है चिपका चिपका के जोड़ दूं और उसका पूरा का पूरा इक्विवेलेंट अगर पावर निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से निकालेंगे। देखिए पावर जितने भी लेंस को जो है आपने जो है चिपका चिपका कर रख रखा, मान लीजिए कि आपने जो यहाँ पर दो रख दिया, एक दो तीन, तीन रख दिया, तो इसका अगर मैं नेट पावर अगर पता करना चाहता हूँ तो वो क्या होगा, इसका पावर, इसका पावर एंड इसका पावर, तीन के पावर को जो है जोड़ देंगे, वही मेरा जो है इक्विवेलेंट पावर आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं। इफ ए नंबर ऑफ लेंस आर प्लेस्ड इन क्लोज्ड कॉन्टेक्ट देन द पावर ऑफ ए combination of a lens is equal to the algebraic sum of a power of individual lenses। मीन्स अगर आपने जो है n नंबर ऑफ लेंसेज को जो है आपस में जो है क्लोजली जो है कांटेक्ट करके रख रखा है, तो उनका इक्विवेलेंट पावर जो होगा, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हर एक लेंस का जो पावर होगा उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है जो कि 4 डायोप्टर का होता है। देखिए यहाँ पर प्लस है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से जो यहाँ +4 लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है +4 डायोप्टर का, एंड एक कॉनकेव लेंस है -10 डायोप्टर का, क्योंकि कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। अब देखिए इन दोनों को जो है मैंने कुछ इस तरीके से जो चिपका दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो इक्विवेलेंट पावर निकालूं, तो इक्विवेलेंट मीन्स पी जो होगा वो P1 इसका पावर एंड P2 इसका पावर के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है +4 एंड -10, है ना। तो अगर -10 एंड +4 दोनों का अगर हम सम करें तो -6 ही तो आएगा। तो इस तरीके से जो है इसका इक्विवेलेंट पावर जो है हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने पूरा का पूरा लेंस समझ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। बाय।